इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विच इज डैनियल सेल। और डैनियल सेल आपका एक नया टॉपिक नहीं कहा जाएगा, वैसे आपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है, मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन भी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है आपकी डैनियल सेल। बट उससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर जो किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर, रेडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर बात की थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या किया, रेडॉक्स रिएक्शन की ही बात की थी और उसको हमने 2 बीकर्स के अंदर कराया था, मतलब 2 बीकर्स के अंदर हमने रेडॉक्स रिएक्शन को कराया। बट उसका एक टाइप बन गया, उसको हमने नाम दे दिया एक स्पेसिफिक विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ भी हम एक रेडॉक्स रिएक्शन की ही बात करने वाले हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन की बात होगी यहाँ पर और आपका रिडक्शन की बात होगी। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ही बात होनी है, बट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल कंसेप्ट क्या कह रहा था कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है, मतलब जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारे सेल के अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। यही कंसेप्ट था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। देखो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्टिंग से मैं एक बार थोड़ा सा आपका रिव्यू करा देती हूँ। क्या था हमारा फर्स्ट जो हमने किया, रिडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर। रिडॉक्स रिएक्शन इन अ सिंगल बीकर मीनिंग वहां पर हमने रिडॉक्स रिएक्शन को एक ही बीकर में कराया था, जिसका एग्जांपल आपने लिया था Zn, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था और वहां पर जिंक पर आपकी ऑक्सीडेशन और कॉपर का आपका रिडक्शन हुआ था, बट एक ही बीकर के अंदर हुआ था सब, कि जिंक का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता था और सिंगल बीकर में हमारी रिएक्शन हुई। सेकेंड आपने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर ही आप शिफ्ट हो गए थे। वहां पर आपने क्या कहा कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग बीकर्स में या अलग अलग कंटेनर्स में होगा। ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग हमारा इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो रहा था वो एक हमारे एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे दूसरे कंटेनर के अंदर जा रहे थे। यही कंसेप्ट किया, पूरा डिटेल में हमारा लास्ट लेक्चर इसका डिस्कस हुआ है। आज आपको क्या करना है, वही कंसेप्ट यूज करना है, मतलब आपको अलग कंटेनर में ही ऑक्सीडेशन कराना है और अलग कंटेनर में ही रिडक्शन कराना है। बट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्या चेंज होगा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए थोड़ा सा बना देते हैं रफली। हमने क्या किया था, 2 कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाली थी। इन इलेक्ट्रोड्स में ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड थी, उसको हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। ये हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड थी, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। फिर इसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को हमने किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया था, किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक बार में, मतलब जिंक जब Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था वो। ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन का हुआ था। फिर इसी के सिमिलर वे में यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे, बट यहाँ पर कॉपर मेटल एक्सेप्ट नहीं करती थी। हमारे कॉपर के जो आयन थे, सॉल्यूशन के कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कॉपर 2 आयंस को, मतलब Cu2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट कर दिया था। और जो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था वो यहाँ पर हमारा डिपॉजिट होता जा रहा था, मतलब जितना हमारे कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे वो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जा रहे थे। यहाँ से जिंक मेटल टाइम के साथ साथ खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सभी एटम चाहेंगे कि हम भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते चले जा रहे थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड तो हमारी खत्म होती जा रही थी और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है हमारी, उसके ऊपर क्या हो रहा था, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होके कॉपर पर डिपॉजिट होते जा रहे थे। यही कंसेप्ट किया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, मैं बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ, यहाँ पर रिव्यू करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज है यहाँ पर। तो
आपको अगर डिटेल में देखना है तो लास्ट लेक्चर ही देखो, बस यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये सारा कंसेप्ट यहाँ पर एज इट इज यूज होने वाला है डैनियल सेल में, अदरवाइज मुझे ये पूरा बताने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये देखिए Zn2 पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर एक्सेस में हो रहे थे, फिर इसके बाद यहाँ कौन एक्सेस में था, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन हमारे एक्सेस में थे कॉपर के पास, या रिडक्ट जो जिस सेल में हमारा रिडक्शन हो रहा है जिस कंटेनर के अंदर, उसमें सल्फेट आयन एक्सेस में थे, यहाँ पर जिंक आयन एक्सेस में थे। अब ये हमारे शिफ्ट कैसे हों, अब किस तरह से शिफ्ट किए थे वो हमने सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से शिफ्ट किए थे, और सॉल्ट ब्रिज का हमने वर्क भी बताया था कि क्या काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो किसकी हेल्प से कर रहा था, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस फिल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर केसीएल का, कि अगर सॉल्यूशन के अंदर केसीएल फिल है, मतलब सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर केसीएल फिल था तो इसके पास सीएल नेगेटिव आयन आकर न्यूट्रलाइज कर रहे थे, और यहाँ पर आपका के पॉजिटिव आयन आकर न्यूट्रलाइज कर रहा था। यहाँ से हमें फॉर्म हुआ था K2SO4, और यहाँ आपका बना था Zn2SO4, और आई एम सो सॉरी, यहाँ आपका बन रहा था ZnCl2, ZnCl2 यहाँ फॉर्म हुआ था। तो ये वाला सारा कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब इस चीज को मैंने पूरा का पूरा रिवाइज क्यों किया है, ताकि आप लोगों को ध्यान आए कि हमने दो बीकर्स में अलग अलग कंटेनर में डालकर तब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस कराया था, और अब हम कह रहे हैं कि डैनियल सेल भी बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करने वाला है। तो हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस समझिए पहले। तो क्या आएगा, सबसे पहला यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। और कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है वो चीज आपने समझ ली कि इसके पास KCl है, इसके पास मतलब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, इसके पास पॉजिटिव आयन एक्सिस में था ऑक्सीडेशन वाले बीकर के पास, और रिडक्शन वाले केस में हमारे पास नेगेटिव आयन SO4 नेगेटिव आयन एक्सिस में था। इसका पॉजिटिव आयन इसके पास आ जाता है, नेगेटिव आयन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसकी हेल्प से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, हमारे डिस्टर्बेंस नहीं आती सेल के अंदर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम। अब यहाँ ये चीज देखो, हमने क्या कहा कि डैनियल सेल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है, इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया, बट हम डैनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे। अब मैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट कर रही हूँ, डैनियल सेल के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। बस डिफरेंस समझना कि हमने जो सॉल्ट ब्रिज यूज किया है उसकी जगह हमें कुछ और यूज करना है, और कुछ और में हम वो क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे एक पोरस पॉट, जिसके अंदर से पोरस पॉट क्या होता है आपका, जिसके अंदर से हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कोई होता है तो वो पास किया जा सकता है। मतलब पोरस पॉट एक इस मतलब कोई भी किसी भी शेप में हो सकता है। हमारा पोरस पॉट हमने इस शेप में लिया, इस शेप में लेने के बाद हमने क्या कहा, इस पोरस पॉट को हम एक कंटेनर की तरह यूज करेंगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सबसे बेसिक नीड यही थी कि वो अलग अलग बीकर्स में रिएक्शन कराता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उसके बेसिक कंसेप्ट को उठाने के लिए हमने क्या कहा, एक पोरस पॉट लेंगे, उस पोरस पॉट को हम एक कंटेनर की तरह यूज करेंगे। इसमें हम अपना एक सॉल्यूशन मतलब डालेंगे, या एक इलेक्ट्रोड को इसमें हम डिप करेंगे। क्या किया, ये रहा हमारा पोरस पॉट। पोरस पॉट लेने के बाद हमने इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को डाला, ध्यान से समझना। इस पोरस पॉट के अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डाला, और इसी में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले दिया, इसी के अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। तो अब ये हमारा एक कंटेनर तैयार हो चुका है, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला कंटेनर था, जिसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने उसमें लिया था। तो ये हमारा एक कंटेनर का काम कंप्लीट हो चुका। अब दूसरे कंटेनर में हम क्या लेते थे, जो भी हम सेकंड कंटेनर ले रहे थे, 2 बीकर हमने लिए थे। सेकंड में हमने क्या लिया था, कॉपर इलेक्ट्रोड, और क्या ली थी साथ के साथ उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। हमने एक बड़ा बीकर लिया, उस बड़े बीकर में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करी,
और साथ में उसमें फिल किया है हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करी हुई है और इस पोरस पॉट को भी इसी के अंदर डिप कर दिया, मतलब इसी के अंदर हमने डाल दिया पोरस पॉट को। अब है तो बीकर तो हमने एक ही यूज करा, बट हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिन मतलब हमारे सब्सटेंस पर होनी है उनको सेपरेट रखा हुआ है। इसके अंदर हमारा जिंक वाला मतलब सिस्टम वो है सॉल्यूशन, जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इस कंप्लीट के अंदर हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने आपको कहा पोरस पॉट सारे सब्सटेंस को पास नहीं करती है, वो जस्ट हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस को या स्मॉल आयंस को ही पास होने देगी, तो इसकी वजह से मिक्स तो नहीं होंगे। जो आपका कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट है वो मिक्स तो नहीं होंगे, इसी वजह से ये सेपरेट रहेंगे। और सेपरेट रहने के बाद हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी की हेल्प से हमने कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी यूज की और उसको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद आपको आगे का सारा प्रोसीजर पता है। क्या प्रोसीजर, कि हमें पता है अगर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है और साथ के साथ उसके पैरेलल में हमने कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि जिंक पर तो क्या होगी ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या होगा रिडक्शन। और अगर ये दोनों प्रोसीजर होंगे तो हमें इनकी रिएक्शंस भी पता है कि जिंक कन्वर्ट होगा हमारा Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम बोले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो हमारी क्या रहेगी, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। और अगर हम रिडक्शन हाफ की बात करें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें, देखो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस चलेंगी। जो आपने लास्ट लेक्चर में की थी वो भी रिएक्शन सिमिलर थी, उससे लास्ट में की थी वो भी सिमिलर थी। हमारा जस्ट प्रोसीजर चेंज हो रहा है, जो भी हमारा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा था वो चेंज नहीं हो रहा, जस्ट प्रोसीजर चेंज हो रहा है, वरना होगा तो वही, ऑक्सीडेशन भी उसी का होगा, रिडक्शन भी उसी का होगा। अगर हम वही स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो उन्हीं का मतलब जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा और हमारा कॉपर का ही रिडक्शन होगा। जस्ट प्रोसेस चेंज कर दिए, हम अलग अलग टाइप के सेल फॉर्म करके देख रहे हैं कि कौन सा सेल हमें एक सुटेबल रिजल्ट देने वाला है, तो जस्ट वही प्रोसीजर चल रहा है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन हाफ में Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, और इसको चेंज कर देगा कॉपर में। तो ये हमारा रिजल्ट रहा, मतलब रिडक्शन का प्रोसीजर वही सेम होगा। सेम प्रोसीजर के अगर यही सेम प्रोसीजर होगा तो जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें सेल में कहा था, क्या कहा था कि जैसे ही जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन हमारे सराउंडिंग में तो रहते नहीं है, तो वो क्या ढूंढेंगे, कोई ऐसा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो एक्सेप्ट कर पाए। तो एक्सेप्ट करने के लिए जो लूज यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से इस कॉपर की तरफ आएंगे। कॉपर की तरफ आते ही कॉपर मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट में है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन की तरफ पास करेगा, और सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन है। तो अब जब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में चेंज कर देगा, मतलब न्यूट्रल स्टेट में चेंज कर देगा। और कॉपर न्यूट्रल स्टेट में तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये रही इलेक्ट्रोड, ये न्यूट्रल है, तो जैसे ही आयन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज होंगे, वो अपने उस कॉपर एलिमेंट को यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट प्रोसीजर में किया था वही सेम ये कंसेप्ट तो रहेगा कि यहाँ पर एक्सेस में जो कॉपर आया है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। और अगर जैसे जैसे ये चीज डिपॉजिट हो रही है, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ये भी तो साथ साथ खत्म हो रहा है ना, ये हमारा खत्म होना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से दिखा सकते हो आप कि ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसके पास एक कोटिंग या डिपॉजिटिंग होती जा रही है कॉपर की। और देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ से क्या कर रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। दैट मीन्स जिंक मेटल खत्म हो रहा है, ना कि जिंक आयन।
जिंक मेटल खत्म होके उसको किस में कन्वर्ट करता जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। और यहाँ पर कॉपर आयन डिपॉजिट, सॉरी कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। इसको मैं एक बार लिख के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो हमारे पास क्या क्या है, जिंक मेटल है, जिंक आयन है, कॉपर मेटल है और कॉपर आयन है। यही चार चीजें प्रेजेंट है ना, इन्हीं में चेंजेस आ रहे हैं। कौन कौन है, जिंक मेटल और जिंक आयन, जिंक सल्फेट से कॉपर मेटल और कॉपर सल्फेट आयन, कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन, ये चार चीजें प्रेजेंट है, इन्हीं में चेंजेस आ रहे हैं। सल्फेट आयन तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, वो तो वहीं पर प्रेजेंट है, वहीं पर ही रहेंगे। चेंजेस इनमें आ रहे हैं, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जिंक मेटल क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस में वो वाला कंफ्यूजन मत कर लेना, हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। रिड्यूस में रिडक्शन से कंपेयर मत कर लेना, हम यहाँ पर लेस कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज, जिंक मेटल डिक्रीज होता जा रहा है या एग्जॉस्ट होता जा रहा है, कुछ भी लिख दो। यहाँ जिंक आयन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जिंक आयन क्या कर रहे हैं, आप जिंक को जिंक एटम से कंपेयर करो और जिंक आयन तो जिंक आयन की फॉर्म में ही रहेंगे। जिंक मेटल के नंबर जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिंक मेटल के एटम के नंबर डिक्रीज करते जा रहे हैं। जिंक आयन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा मेटलिक जो फॉर्म है जिंक की वो हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में, तो जिंक के एटम तो डिक्रीज करते जा रहे हैं बट आयनिक फॉर्म में वो नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। सिमिलर वे में कॉपर के तो आयन इंक्रीज, कॉपर मेटलिक स्टेट में तो इंक्रीज कर रहा है एटम्स को, बट आयनिक स्टेट में क्या कर रहा है, डिक्रीज, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पर आ रहे हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को, जितने भी कॉपर आयन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कॉपर आयन जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं और हमारा कॉपर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक फॉर्म में वो इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखो डिक्रीज कौन हो रहे हैं, डिक्रीज कौन हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होना मतलब वो खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कौन खत्म हो रहा है, जिंक मेटल खत्म होती जा रही है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, हमारा रिएक्शन की प्रोसीडिंग के साथ साथ जिंक मेटल तो खत्म होता चला जाएगा और साथ साथ यहाँ के भी तो कॉपर आयंस उतने ही यूज हो रहे हैं ना, जितना ये जितने एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यहाँ वाले कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं, वो कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब इस प्रोसीडिंग में एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज हो चुका होगा। एक लिमिटेड अमाउंट में तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे ना हम, कि जब सारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज हो चुका होगा, या फिर यूं कहो जब सारे जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होंगे। दो ही प्रोसेस हो रहे हैं मेनली, जिंक मेटल अपने आयन को दे रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिंक मेटल का हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है रिडक्शन की वजह से, या रिडक्शन हो रहा है इसकी वजह से, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक आयन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, कॉपर इंक्रीज कर रहा है, वो इनके रीजन की वजह से कि ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसी वजह से तो ये इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो इसमें हमें जिसे करने की अभी जरूरत नहीं है, जो चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ पहले इनको समझो कि या तो मेरा मेटल डिक्रीज कर रहा है या मेरा कॉपर सल्फेट। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, दोनों में से किसी को भी कर लो कंपेयर, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होते जा रहे हैं, Cu में होते जा रहे हैं, बट एक टाइम पे इसके Cu2 पॉजिटिव आयन ही खत्म हो जाएंगे। अब ये कॉपर सल्फेट आयन के डिक्रीज होने का या कॉपर सल्फेट के डिक्रीज होने का रीजन क्या रहेगा, मतलब इस चीज का इफेक्ट किस चीज पर पड़ेगा, इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहाँ तक आ रहे हैं, तभी तो ये मेरा कॉपर आयन जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, देखो कॉपर सल्फेट कब खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस सॉल्यूशन तक आ रहे हैं,
हो रहा है। अब यही प्रोसीजर हो रहा है तो इसके साथ साथ क्या और कोई प्रोसीजर भी हो रहा है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी हमारा चार्ज मूव करता है तो वहां पर कंडक्टेंस आती है, और कंडक्टेंस आई है दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होता है? देखो दोबारा सुनिए, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने का क्या रीजन होगा, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या इफेक्ट होगा, उससे हमारी वहां पर चार्ज की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज, और उससे हमारा यहाँ पर कंडक्टेंस क्रिएट होगा, और कंडक्टेंस की क्रिएशन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में मेरा करंट मूव कर रहा होगा। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट खत्म होने लगेगा, कॉपर सल्फेट खत्म होने का मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, जस्ट कॉपर आयन खत्म होंगे, सल्फेट तो एज इट इज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम इसको दो लैंग्वेजेस में कह सकते हैं, कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं या सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे कॉपर आयन डिक्रीज करते जाएंगे सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे। कॉन्सेंट्रेशन और नंबर में क्या डिफरेंस है? कॉपर सल्फेट जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था उसके उतने ही Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयन बने, बट Cu2 पॉजिटिव को हम यूज करते जा रहे हैं। SO4 उतना ही है पर ये हमारा कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, और SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से अब ये एक्सेप्ट करने से मना कर देंगी इलेक्ट्रॉन को, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देगी कि भाई मेरे पास इतना एक्सेस में SO4 नेगेटिव आयन हो चुका है, सल्फेट आयन इतना एक्सेस में हो चुका है कि अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहां से क्या इफेक्ट होगा? हमें कैसे पता चलेगा ये चीज कि भाई इसके आयंस खत्म हो चुके हैं या इसमें सल्फेट आयन एक्सेस में हो चुका है? वहां हमें पता कैसे चलेगा? जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो प्रोड्यूस होना बंद कर देगा या वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो करंट प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगा। समझ आया? तो आप कोई भी बैटरी यूज करते हो, कोई भी सेल यूज करते हो, स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छा काम करता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तो बट वो क्या करता है, धीरे धीरे पहले उसके सेल वीक होने लग जाते हैं। वो वीक होने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बट जब इन एक्सेस में इंक्रीज कर जाएगी सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो उस टाइम पे वो हमारा करंट को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगा, और करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया दैट मींस सेल ने वर्क करना स्टॉप कर दिया है। और स्टॉप करने का रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से हमारा ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है वो प्रोसीजर अब नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो प्रोसीजर हमारा प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो इसमें अब बात आती है कि अब इस पोरस पोर्ट का क्या काम है। यहाँ तक तो हमारा ये वाली एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में नहीं दी थी, मैंने उसके बाद देखा कि ये चीज एक्सप्लेन करनी रह गई है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन, कौन सी वाली एक्सप्लेनेशन? ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने वाली एक्सप्लेनेशन कि सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है। आपसे अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो वहां पर ये वाला कंसेप्ट भी आप लास्ट में जरूर डालोगे कि सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस, यहाँ पर कॉपर जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्टेंस रुक जाएगी, मतलब अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा कॉपर आयन, और कॉपर आयन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो उसकी वजह से करंट का फ्लो जो है वो हमारा स्लो हो जाएगा, और एक टाइम के बाद वो फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये चीज आपको उसमें भी एक्सप्लेन करनी है और यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसके बाद अब हमारा ये वाला कंसेप्ट तो कंप्लीट हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, फ्लो होने की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, प्लस ऑक्सीडेशन इस पर होगा, रिडक्शन इधर होगा। वो चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी जो बेसिक चीजें थी, जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एक्सप्लेन करते हैं। अब बात आती है इस पोरस पोर्ट की। पोरस पोर्ट क्या काम करेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पोरस पोर्ट को हम किसकी जगह ले रहे हैं? पोरस पोर्ट जो हमने लिया वो किसकी जगह पर लिया है? वो हमने लिया है सॉल्ट ब्रिज की जगह। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था? सॉल्ट ब्रिज का काम था हमारा
इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि हमने क्या देखा था, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है, जहां ऑक्सीडेशन हो रही थी वहां तो Zn2 पॉजिटिव आयन या फिर पॉजिटिव आयन कह लो, सिर्फ हमारा इंक्रीज कर रहा था। इसमें जहां ऑक्सीडेशन हो रही थी वही सेम केस जो पिछली बार आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि यहाँ आपके नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं। इस वाले केस में क्या हो रहा था, SO4 2 नेगेटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं, इन एक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये इन एक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ ये वाला चीज तो देखो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी की है कि SO4 क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपका कॉपर जो है वो यूज होता जा रहा है, कॉपर आयन जो है वो यूज होते जा रहे हैं और कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और कॉपर में कन्वर्ट होकर यहाँ पर डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन बहुत कम बचेंगे, जिसकी वजह से एक्सेस में SO4 2 नेगेटिव आयन है। इसके पास Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब सल्फेट आयन कम रह गई, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हमने अभी लास्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, लास्ट क्लास में, वहां पर हमने क्या किया था, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास KCl था और KCl क्या कर रहा था, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को ट्रांसफर कर रहा था। ये SO4 2 नेगेटिव की केस में चला जाता है, मतलब की साइड चला जाता है और यहाँ से Cl नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव की साइड आकर और इनको न्यूट्रलाइज कर देता है और वहां पर सेल की स्टेबिलिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से मेरा सेल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। बट यहाँ तो हमने कोई सॉल्ट ब्रिज यूज ही नहीं किया, सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया तो हमारे पास ऐसे कोई आयंस नहीं आएंगे जो कि इनको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो अगर कोई आयन नहीं आएंगे तो उसका काम हमारा पोरस स्पॉट करेगा। और पोरस स्पॉट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्या काम होता है पोरस स्पॉट का। पोरस स्पॉट आपके आयंस को पास होने देता है, स्मॉल साइज आयंस को पास होने देगा या डिल्यूट सॉल्यूशंस को पास होने देता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, आयंस है, स्मॉल साइज आयंस है। ये आयंस इस पोरस स्पॉट में से पास हो सकते हैं। जो हमने ये पोरस स्पॉट बनाया है, यहाँ से आयन पास हो सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के पास SO4 2 नेगेटिव आयन एक्सेस में है। पोरस स्पॉट के बाहर की बात करो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जहां पर है वहां पर SO4 2 नेगेटिव एक्सेस में है और पोरस स्पॉट के अंदर कौन एक्सेस में है, Zn2 पॉजिटिव। क्या करेगा अब ये पोरस स्पॉट, मतलब क्या किस तरह से हेल्प करेगा, यहाँ से Zn2 पॉजिटिव आयन ट्रांसफर होके इस सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे और SO4 2 नेगेटिव यहाँ आने लग जाएंगे। SO4 2 नेगेटिव पोरस स्पॉट के थ्रू पास होकर, आप जिस तरह से आप चाय की छन्नी लेते हो, चाय की छन्नी में से आप लिक्विड डालते हो तो वो नीचे पास हो जाता है ना, आपने ऊपर से डाला वो नीचे की तरफ पास हो गया। सेम चीज अब ऊपर एक्सेस पे था तभी नीचे की तरफ गया ना, आपने ऊपर से इसको टर्न ऑन किया तभी वो नीचे की तरफ गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में है, घूम रहे हैं वो सॉल्यूशन के अंदर। अब वो घूमते घूमते पोरस स्पॉट के पास जाएंगे और यहाँ से पास होके इस सॉल्यूशन के पास आएंगे। अब इसके पास इस सॉल्यूशन में इसको कुछ मिलेंगे SO4 2 नेगेटिव आयंस। जो हमारा आयन ट्रांसफर होके Zn2 पॉजिटिव इधर आ गया और जिसको SO4 2 नेगेटिव आयन मिल गया वो तो यहीं पर कंबाइन होके क्या बना लेगा, ZnSO4 फॉर्म कर लेगा। और जो सल्फेट आयन घूमते हुए यहाँ पहुंच गए हैं उनको यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव बने मिलेंगे, यहाँ पर भी वो क्या बना लेंगे, ZnSO4 2 नेगेटिव आयंस बना लेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। हमें बाहर से कोई आयन पास कराने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही मतलब इंटरनली ही अपने आयंस में न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेंगे थ्रू पोरस स्पॉट। पोरस स्पॉट में से आयन का ट्रांसफर होगा। जैसे वहां पर KCl काम कर रहा था, यहाँ पर उस KCl की नीड नहीं है, मतलब सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं है। यही आयंस खुद को ही न्यूट्रलाइज कर लेंगे, एक दूसरे की रैंडम मूवमेंट की वजह से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और इसमें अब एक चीज सोचने की है, यहाँ एक्सिस में Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहे थे ना,
जितने जिंक आयन यहाँ जिंक मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था उतने ज्यादा Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहे थे ना। Zn2 पॉजिटिव बढ़ा, सपोज करो यहाँ पर एक नंबर बढ़ा है, एक से ही एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज एक एक एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक एटम जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। एक कन्वर्ट हुआ, बट इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज करे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ गए होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ गए तो इसको भी कितने आयंस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? जो आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कॉपर सल्फेट यूज कर लेगा ना, और एक ही कॉपर सल्फेट यूज करके उसको कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें से एक कॉपर सल्फेट कम हो गया है, इसका मतलब एक सल्फेट आयन एक्सेस में है। एक सल्फेट आयन अब यहाँ पर फ्री हो चुका है, और अगर एक सल्फेट आयन यहाँ पर फ्री हुआ है तो यहाँ पर भी तो एक ही Zn2 पॉजिटिव बना है ना, यहाँ भी तो एक ही Zn2 पॉजिटिव बना है। तो ये दोनों अगर किसी तरह से भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं तो ये मिलके क्या बना लेंगे? ZnSO4 बना लेंगे और न्यूट्रलिटी फिर से बन जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ पर 50 Zn2 पॉजिटिव बने हों, 50 एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हो, तो यहाँ पर भी तो 50 ही कम हुए होंगे Cu2 पॉजिटिव की बात करूँ कम होने की। Cu2 पॉजिटिव जो है वो भी तो 50 ने ही इलेक्ट्रॉन यूज किए होंगे, और अगर 50 यहाँ से चले गए तो 50 आयंस ही तो SO4 नेगेटिव के फ्री हुए होंगे। तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, Zn2 पॉजिटिव भी 50 और SO4 नेगेटिव भी 50। तो ये किसी ना किसी तरह से मूवमेंट करके और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आकर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, और उसी तरह से मेरा सेल वर्क करता रहेगा। बस डिफरेंस यहाँ पर ये आ गया, यहाँ हमें पोरस पोर्ट यूज करा है, वहां पर हम इसी काम के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करते थे। अदरवाइज दोनों का सिमिलर वर्क है और कोई भी चेंजेस नहीं है, जस्ट पोरस पोर्ट का और सॉल्ट ब्रिज का ही वर्क डिफरेंस है, या प्रोसीजर जो भी है वो डिफरेंट है। अदरवाइज सारा सिमिलर रहेगा, बिल्कुल सेम आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखने वाले हो वो सारा कंसेप्ट आप इसमें डैनियल सेल में डाल सकते हो। बस पोरस पोर्ट का और आपका ये सॉल्ट ब्रिज का ये वाले कंसेप्ट आपको डिफरेंट एक्सप्लेन करने हैं, अदरवाइज सारा सिमिलर है। तो आपका ये टॉपिक भी हुआ कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।